हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी। आज फ्राइडे है और हर फ्राइडे को मेरे इस चैनल पे आती है कमेंट चर्चा की वीडियो। इसमें आप लोग अपने कमेंट्स मुझे दे सकते हो। कोई क्वेश्चन है आपका, कुछ बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में वो अपनी बात या अपना सवाल लिख सकते हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो आती है कमेंट चर्चा की, फिर मैं उसमें से कुछ सवाल को पिक करके उस पर बात करती हूँ। तो आज मेरे पास कुछ कमेंट्स हैं जो मैंने आज की वीडियो के लिए पिक करे हैं, जिसपे हम एक एक करके बात करेंगे। अगर आप भी मुझसे कुछ पूछना चाहें, कुछ डिस्कस करना चाहें, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपना सवाल या अपनी बात आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी कमेंट चर्चा की, हो सकता है उसमें आपका कमेंट भी पिक हो जाए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना नहीं भूलना है, शेयर करना है और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है भाई, जल्दी से कर लो। चलो आते हैं पहले कमेंट पे। पहला कमेंट है मेरे पास। हेलो मैम, आई लव यू मैम, प्लीज मुझे बहुत वेट था आपकी वीडियो का। मैम मुझे ब्रेस्ट साइज के लिए कोई मेडिसिन पूछनी है। मेरी एज 25 है और ब्रेस्ट साइज बिल्कुल भी नहीं और मुझे ये बहुत बुरा फील होता है, प्लीज गाइड मी। देखो, ये थोड़ा तो हमारे जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे जो प्रीवियस जनरेशन रही है वहां से भी कभी कभी हमें ये सब चीजें मिलती हैं। इसके साथ ही कई बार डेवलपमेंट जो है वो थोड़ा सा लेट शुरू होती है। बहुत सारी लड़कियों में शादी के बाद में जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तब जाके थोड़ा सा साइज में भी फर्क लगता है। अभी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि देखो, कोई भी ऐसे दवाई गोली वगैरह तो मत लो, लेकिन एक बहुत ही नेचुरल चीज जो आप कर सकते हो वो है ब्रेस्ट मसाज करना। ब्रेस्ट को नेचुरली बड़ा करने का तरीका हो सकता है। ब्रेस्ट मसाज करने से वहां पे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज रहता है। कुछ ऐसी क्रीम्स भी होती हैं जो कि स्टिमुलेट करती हैं उस एरिया को और फायदा करेंगे आपको ब्रेस्ट साइज इंक्रीज करने के लिए, तो वो आप ट्राई कर सकते हो। मैंने इस पे पहले से वीडियोस बनाई हुई हैं, आप मेरे चैनल पे सर्च कर लीजिएगा। मैं ट्राई करूंगी यहाँ पे आई बटन पे इस वीडियो का लिंक दे दूं तो आप देख सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी वीडियोस हैं कि मसाज टेक्निक क्या सही है, किस तरीके से करनी है। तो इस तरीके की कुछ वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, आप उनको सर्च कर लीजिएगा। खुद से सर्च कीजिएगा आप तनुषी एंड फैमिली, मेरे चैनल का नाम, एंड देन आगे ब्रेस्ट करके आप सर्च कर लो या ब्रेस्ट साइज, ब्रेस्ट मसाज ऐसे करके सर्च कर लो तो ये वीडियोस आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। नाइस इंफॉर्मेशन मैम, मेरी एक सवाल है। मेरा होना चाहिए ना, चलो कोई नहीं। जैसे सेक्स से पहले लड़कों में इरेक्शन फील होता है, साथ ही पता भी चलता है, लेकिन लड़कियों में इरेक्शन कैसे होती है, कैसे पता करें? देखिए, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो लड़कियों का क्लिटरस होता है, लाइक उनके वजाना के ऊपर छोटू सा एक पार्ट, बहुत ही छोटा सा होता है वो। कैसे बताऊं मैं आपको? अगर किसी ने धनिया के बीज देखे हैं, उतने साइज का होता है और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो इरेक्ट होता है या वो खड़ा हो जाता है जब लड़कियों का मन करे। वो इतना छोटा सा है, अगर उसमें थोड़ा बहुत साइज में डिफरेंस आता भी है तो वो इतना विजिबली कैसे पता लगेगा? तो मुझे नहीं लगता कि ये एक ऐसी चीज है कि जो इस बात का आंसर हो सकता है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताती हूँ। जब लड़कियां इन्वॉल्व रहती हैं, उनका भी मन करता है, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी वाइफ के साथ एक फोर प्ले में इन्वॉल्व हो, फोर प्ले आप कर रहे हो, तो आपकी वाइफ किस तरीके से आपको रिस्पॉन्स कर रही है? वो आपको झटक नहीं रही है, दूर आपको नहीं कर रही है, वो इन्वॉल्व हो रही है आपके साथ में। कभी कभी आप फील करोगे कि उसकी जो ब्रीदिंग का जो उसका साउंड है वो बढ़ गया है, ब्रीदिंग वो थोड़ा सा हैवी ले रही है, तो ये एक साइन हो सकता है। इसके अलावा वो आपको मतलब पकड़ेगी, आपको अपने पास लाने की कोशिश करेगी, तो ये कुछ साइन होते हैं। मैंने इस पे अलग से बात भी की हुई है कि क्या साइन देती हैं लड़कियां अगर उनका जब मन होता है करने का। तो वो वीडियो आप देखिए, उसमें और मैंने डिटेल में बताए हैं कुछ छोटे छोटे से साइंस जिससे आप पता कर सकते हो। कई बार लड़कियों का जो शरीर है वो भी इंडिकेट करता है कुछ चीजें, जैसे कि उनका जो ब्रेस्ट का एरिया होता है, निपल्स का एरिया होता है, वहां पे भी वो थोड़ा सा टाइटनेस फील करती हैं, पूरी उनकी बॉडी में थोड़ी टाइटनेस सी आ जाती है, ये भी एक साइन होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी मेरी वो वीडियो आप देख लीजिए, जिससे आपको और अच्छे तरीके से चीजें जानने को मिले। मैं यहाँ पे आई बटन पे उसको दे दूंगी, उस वीडियो का लिंक। नेक्स्ट कॉमेंट पे आते हैं। हेलो दी, हाय। मेरी शादी अभी 5 महीने पहले हुई है और मेरे पास कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिससे मैं ये पूछ सकूं, प्लीज रिप्लाई जरूर करना। बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी, और इसीलिए मैंने ये कमेंट चर्चा अपनी सीरीज शुरू करी थी कि ऐसी कई बातें होती है ना कि जो
हम किसी से डिस्कस नहीं कर सकते। एक हम ऐसा सोचते हैं कोई हमारी बड़ी बहन होती, कोई ऐसी बड़ी मतलब हमारे से एज की थोड़ा जिसको एक्सपीरियंस होता शादी वगैरह का, इन सब चीज़ का, तो उससे हम डिस्कस कर पाते कि क्या करूँ। तो ऑफ कोर्स इसीलिए मैंने ये सीरीज़ शुरू करी थी, जिसको आप लोग पसंद भी बहुत करते हो, पर लाइक करने में कंजूसी कर देते हो, तो लाइक ज़रूर से किया करो। सुपर थैंक्स भी आप मुझे कर सकते हो बाय द वे। आप हमारे चैनल पे सुपर थैंक्स का भी ऑप्शन ओपन है, लाइक के साथ में ही मिल जाएगा। चलो आते हैं वापस कमेंट पे। मेरे हस्बैंड डिफेंस में हैं और वो जब-जब छुट्टियाँ आते हैं तब-तब मुझे हमारे इंटीमेट होने के बाद स्टार्टिंग में कुछ दिन बहुत हल्की-हल्की ब्लीडिंग होती है और वो दिनों के अकॉर्डिंग बढ़ भी जाती है। कभी-कभी कुछ टाइम के लिए लगता है जैसे पीरियड्स आ गया, बट ऐसा नहीं हुआ था। वो चले गए तो सब ठीक हो गया, ये सब नॉर्मल है क्या? क्या हो रहा है मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। हमें मुश्किल से अभी तक 20 दिन ही मिले हैं साथ आने के। देखो ऐसे में कई बार मैंने ऐसा सुना है, आई एम नॉट श्योर, कि कई लड़कियों को ये चीज़ प्रॉब्लम रहती है कि जो उनका हाइमन होता है, एक झिल्ली जैसी होती है हमारे वजाइना के अंदर, और कई लड़कियों में ऐसा होता है कि अगर वो बहुत टाइम तक इंटीमेट नहीं रहती, तो उनका जो हाइमन है वो धीरे-धीरे अपने आप बंद होने लगता है। ये सब लड़कियों में नहीं होता है, कुछ-कुछ लड़कियों में ऐसा होता है और ये एक मेडिकल कंडीशन है। और जब भी आप इंटीमेट होते हो तो दोबारा से वो हाइमन स्ट्रेच होने लगता है और ये ब्लीडिंग वाली प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में आपको गायनेक को दिखाना चाहिए, उनसे चेक कराना चाहिए कि ये कोई हाइमन की प्रॉब्लम है, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग जब इंटीमेट होते हो तो वो बहुत एक रफ सेशन हो जाता हो, रफली अगर आप इंटीमेट हो रहे हो तो उसकी वजह से जो स्किन है वो अगर इरिटेट हो गई है या वहाँ पे थोड़े कट्स वगैरह आ गए हैं उसकी वजह से होता हो। तो मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ आपको ऐसे नहीं बता सकती कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर ये मैं डेफिनिटली आपसे कह सकती हूँ कि ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप किसी लेडी डॉक्टर को दिखाइए, गायनेकोलॉजिस्ट जो हो, और वहाँ पे उनसे ये चीज़ें डिस्कस करिए। वो एक बार आपको चेक कर लेंगे और बता देंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और आपको क्या करना है, वो भी आपको बेटर तरीके से समझा पाएँगे। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। दी यू आर लुकिंग क्यूट, थैंक यू। मेरा कमेंट इग्नोर क्यों नहीं करती आप? काफी डेज से पूछ रहा हाउ टू मेक द कैप हेल्दी। एक्चुअली मेरे पास आपका एक कमेंट आया था, आई रिमेम्बर, कि कैप ज्यादा इम्पोर्टेंट है या साइज ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये दोनों चीजों का आखिर कंपैरिजन कहाँ से आ गया, क्योंकि साइज इज टोटली डिफरेंट थिंग। कि आप उसके बारे में बात करोगे साइज इम्पोर्टेंट है या नहीं, इसके बारे में मैंने पहले बात करी हुई है, मेरी वीडियो है इस पे। और जहां तक बात रही कैप को हेल्दी रखने की, इस पे हम बात अलग से कर सकते हैं, ये टोटली डिफरेंट क्वेश्चन है जिसको मैंने इसीलिए आज शामिल किया है आज की वीडियो में। तो आप क्या कर सकते हैं, एक चीज कि आप हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए, गंदगी वहां पे ना होने दीजिए। बहुत सारे लोगों में ये चीज रहती है कि जब एक डिस्चार्ज जैसा आपका निकलता है, थोड़ा बहुत चिपचिपा सा डिस्चार्ज आपका रेगुलर बेस पे आता रहता है, जो कि आपके कैप के अराउंड इकट्ठा हो जाता है व्हाइट व्हाइट जैसा, और अगर उसको आपने क्लीन नहीं किया रेगुलर बेसिस पे और वहां जमा रहने दिया, तो उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। दाने दाने जैसे हो सकते हैं, रैशेस हो सकते हैं, स्किन इरिटेट हो सकती है, स्वेलिंग जैसी आ सकती है। तो सारी चीजें अगेन वो हाइजीन और क्लीनलीनेस से रिलेटेड रहती हैं, यहाँ की सारी स्किन की प्रॉब्लम। तो आपको यही करना है कि साफ सफाई का ध्यान रखना है जब भी आप वॉशरूम जाते हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए भी है कि जिनका सर्कमसिजन नहीं हुआ हुआ है, उनकी स्किन है, तो स्किन को कई बार लड़के भूल जाते हैं स्किन को पीछे करके साफ करना, क्योंकि अब आप बोलते हो कई बार कि आपको कैसे पता, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं अपनी रिसर्च के दौरान दूसरों के एक्सपीरियंस देखती हूँ कि लड़के ऐसा करते हैं, इसलिए मुझे पता चलता है। तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, स्किन को पीछे करके अच्छे से क्लीन करें, सुखाएं, कॉटन के अंडरवियर पहने। कई बार गर्मियों में पसीने की वजह से या गर्मी की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, अगेन उससे रैशेस हो सकते हैं, छोटे छोटे दाने हो सकते हैं, स्किन इरिटेट हो जाएगी तो स्वेलिंग वगैरह, दर्द भी रह सकता है। तो बस सारी जो जड़ है वो है साफ सफाई ना रखना, और यही पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये चीज आपने कर ली तो बाकी सारी चीजें अपने आप ही सॉर्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम, आई हैव टू चाइल्ड, बॉय एंड गर्ल। नाउ आई डोंट नीड अदर बेबी, सो आई ऑलवेज यूज प्रोटेक्शन। इट कैन बी साइड इफेक्ट्स, प्लीज सजेस्ट मी फॉर माई वाइफ, होप यू श्योरली सोल्यूशन, थैंक यू।
देखिए, अगर आप प्रोटेक्शन के लिए कॉन्डोम यूज़ करते हैं, तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ लड़कियाँ होती हैं, कुछ लड़के भी होते हैं जिनको उसका जो मटेरियल होता है ना लेटेक्स का कॉन्डोम का, उससे प्रॉब्लम रहती है, वो इरिटेट करता है उनको। और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आप यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, तो ऐसा कोई इन्फेक्शन या कुछ इरिटेशन आपको या आपकी वाइफ को होता तो आपको वो दिख जाता। स्किन में थोड़े से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं, इन्फेक्शन जैसा फील होना शुरू हो जाता है, दाने वगैरह फील होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो मतलब आप लोगों के लिए ये चीज़ सेफ है और आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। कॉन्डोम के साथ एक दिक्कत ये होती है, ये 100% सेफ नहीं होता है यूज़ करना। कई बार आप उसको गलत तरीके से यूज़ कर लेते हो और कई बार उससे स्पिलेज हो जाती है, मतलब बाहर आ जाता है डिस्चार्ज वगैरह। तो ऐसे में प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर आप टोटली श्योर होना चाहते हो तो ऐसे में दूसरे बर्थ कंट्रोल मेथड हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि पिल्स आती हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स, वो आपकी वाइफ ले सकती हैं। आईयूडी आपकी वाइफ जो है वो लगवा सकती हैं, या फिर आप परमानेंटली अपने बच्चे बंद करवा सकते हैं। ये वाला एक छोटा-सा ऑपरेशन होता है, ये आपकी वाइफ भी करवा सकती हैं और आप खुद भी करवा सकते हैं। सो ये सारे ऑप्शन ऐसे हैं कि अगर आप श्योर हैं कि नहीं आगे बच्चे नहीं करने, तो इनको आप प्रेफ़र करें, क्योंकि कॉन्डोम एक ऐसी चीज़ है कि वो कभी-कभी धोखा दे सकता है। सो थोड़ा-सा आप इसके बारे में विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मेरे कहने मेरे कहना है कि शादी से पहले पत्नी से बहुत जुड़ाव हो चुका है। अच्छा, इन्होंने कुछ मुझसे पूछा था और मुझे समझ नहीं आया था कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो इन्होंने थोड़ा-सा एक्सप्लेन करके मुझे लिखा है कि शादी से पहले पत्नी से बहुत जुड़ाव हो चुका है किसी का। अच्छा, मतलब आपकी वाइफ का किसी और से भी बॉयफ्रेंड वगैरह कुछ रहा होगा, तो उसका होने वाला पति अपनी पत्नी के व्हाट्सएप, इंस्टा और उसके फ़ोन पर कंट्रोल कर सकता है कि नहीं? वो फ़ोन कितने देर यूज़ करती है, क्या देखती है, किससे बात करती है, ये सब। यार, ये तो बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोल हो जाएगा और हर कोई ऐसे में सफोकेशन फ़ील करता है। आप खुद सोच के देखो कि आपकी वाइफ आप पे ये सब लगाए, रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल, तो अच्छा नहीं लगता है थोड़ा-सा। और थोड़ा-सा मतलब बाउंड्रीज मेंटेन नहीं हो पाती। एक पर्सनल बाउंड्री हर किसी को चाहिए होती है। आपको ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा अपनी वाइफ पे, और अगर वो उस पास्ट रिलेशनशिप को छोड़ के आगे अपनी लाइफ में बढ़ रही हैं और आपके साथ अब कनेक्ट हो रही हैं, तो वो ट्रस्ट आपको दिखाना पड़ेगा। और आप कहते हैं ना कि एक अगर चिड़िया है, उसको आप जितना ज़्यादा भींचोगे ना, वो उतना ज़्यादा मतलब मर जाएगी, उसका दम घुट जाएगा और वो बस फड़फड़ाती रहेगी कि कैसे भी थोड़ी-सी मुझे आज़ादी मिले और मैं उड़ जाऊँ। तो ऐसी कंडीशन आप नहीं चाहोगे अपनी वाइफ के लिए कि वो चोरी-छुपे से चीज़ें करे। आपको उन पे थोड़ा ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा। कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि वो बाउंड्रीज़ अपनी लाँघ रही हैं या किसी से ज़्यादा ऐसे इन्वॉल्व हो रही हैं, ऐसे बात कर रही हैं जो कि एक वाइफ़ को अच्छा नहीं लगता, मतलब शोभा नहीं देता ये सब करना, तो तब वहाँ पे आप बोल सकते हो। अदरवाइज़ इतना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा ट्रस्ट आपको दिखाना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज़ और है कि आप उनसे क्लियरली बात करो कि वो जो पास्ट रिलेशनशिप था उनका, वो क्यों खत्म हुआ था और खत्म हो चुका है, तो अब वो उसके कॉन्टैक्ट में है या नहीं। ये डिमांड आप कर सकते हो कि आप ओके नहीं हो कि वो अपने एक्स पार्टनर के साथ में कॉन्टैक्ट में रहे, और उसको हर जगह से आप ब्लॉक करने की सलाह दो कि उसको ब्लॉक कर दो, आई एम नॉट फीलिंग ओके विद इट कि आप उससे कॉन्टैक्ट में रहो। तो ये डिमांड आप उनसे डेफिनिटली कर सकते हो। ये चीज़ आप चेक भी कर सकते हो कि उन्होंने ये ब्लॉक किया उसे या नहीं किया। अदरवाइज़ तो वो और अपने दोस्तों से, चाहे वो मेल फ्रेंड हो, फीमेल फ्रेंड हो, अपने घरवाले हों, रिश्तेदार हों, आपके तरफ के जो रिश्तेदार हैं उनसे भी वो बातें करेंगी। तो उन सब पे इतना ज़्यादा रोक-टोक करने की या रिस्ट्रिक्शन लगाने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है, और ज़बरदस्ती हर चीज़ पे मतलब खड़े होके चेक करने की। थोड़ा-सा बस आपको यही बाउंड्री अपनी उनको बतानी पड़ेगी कि मेरी ये इच्छा है कि आप अपने एक्स के साथ में कॉन्टैक्ट में ना रहिए, उसको ब्लॉक कर दीजिए और अब हम यहाँ से अपनी एक नई जर्नी शुरू करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप इसमें पूरी तरीके से मेरे साथ लॉयल रहें। एंड आई थिंक कोई भी सेंसिबल लड़की होगी, समझदार लड़की होगी जो चाहती होगी कि हाँ, मेरा आगे का अब ये जो मैरिड लाइफ है वो ठीक से गुजरे, वो डेफिनेटली इस बात को समझेगी और मानेगी भी। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। दी, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि किसी भी रिलेशनशिप में किसी भी पर्सन से प्यार होता है, जब किसी और के लिए वो फील करने लगता है, तो पहले इंसान को वो चीज़ें फील नहीं होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि
बॉय या गर्ल की तरफ से वो फीलिंग और अटैचमेंट एक टाइम बाद खत्म होने लगती है और वो फर्स्ट इंसान जिसकी तरफ से होता है वो चीजें फील और समझ आने लगती है कि अब वो अटैचमेंट और प्यार नहीं रहा। आपने बहुत ज्यादा उलझा के पूछा है, जहां तक मुझे समझ आया इसका मतलब वो ये है कि दो लोग प्यार में हैं और एक इंसान का थोड़ा सा अटैचमेंट वहां से खत्म हो रहा है और कहीं और शुरू हो रहा है, तो ये जो दूसरा इंसान है इसको वो चीज फील होने लगती है या नहीं कि अटैचमेंट खत्म हो रहा है। तो आई थिंक यही आपने पूछा है। हाँ, तो देखो कई बार हाँ क्लियरली साइन मिलते हैं कि जो पहले जैसी चीज थी वो अब नहीं रही है, अटेंशन आपको उतनी नहीं दी जा रही है और आप कई बार पकड़ भी लेते हो चीजें कि लाइक अगर आपके ऊपर चीट हो रहा है तो कहीं आप मतलब देखोगे कि या तो फोन पे बात हो रही है या कुछ चैट्स आपको मिल जाएंगी, या कई बार तो लोग रंगे हाथों पकड़ लेते हैं किसी और के साथ अपने पार्टनर को। तो ये तो बिल्कुल क्लियर साइन है कि भाई कहीं चीटिंग वीटिंग हो रही है। और जहां तक आपने बोला कि अटैचमेंट वाली बात है, तो जरूरी नहीं है कि चीट हो रहा हो इसीलिए अटैचमेंट खत्म हो रही है। अटैचमेंट खत्म बहुत सारे रीजन से हो सकती है, जैसे कि कई बार लोग प्यार में आ जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम जैसे प्यार में बिल्कुल घिरे हुए हैं, लेकिन असल में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो मैच नहीं कर रही होती हैं, कंपैटिबिलिटी इश्यूज होते हैं, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। कई बार एक दूसरे के प्रति उतना हम नहीं आगे चल के फील करते हैं कि जो शुरू शुरू में तो बहुत बटरफ्लाईज आ रहे होते हैं, जैसे कि कहते हैं ना कि पहली नजर में प्यार हो गया, और उस समय तो बहुत ज्यादा फीलिंग थी और धीरे धीरे करके जब प्रैक्टिकल सिचुएशंस आती हैं लाइफ में तब आपस में एक दूसरे के साथ हम नहीं रिलेट कर पा रहे होते हैं, दो अलग तरीके के इंसान होते हैं, बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं कंपैटिबिलिटी को लेके। तो उस टाइम पे भी अटैचमेंट थोड़ा थोड़ा खत्म होने लगता है। अंदर से एक पार्टनर को ये सारी चीजें जब रियलाइज होने लग जाती हैं कि ये इंसान के साथ मेरी आगे नहीं बनने वाली। और कई बार ऐसा भी होता है कि घर वालों का भी प्रेशर रहता है कि मेरे घर वाले इस इंसान को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, या मेरे घर वालों की मर्जी से ही मुझे शादी करनी है, यहाँ पे बस एक टाइम पास चला रखा था। तो ऐसे भी रीजन होते हैं कि धीरे धीरे जब उसको समझ आने लगता है कि नहीं आगे नहीं बढ़ने वाला, तो धीरे धीरे वो अटैचमेंट खत्म होने लगती है, थोड़ी सी लड़ाइयां भी होने लगती हैं, थोड़ा सा वो इंसान ऐसे बिहेव करने लगता है कि आप ही अपनी तरफ से रिश्ता खत्म कर दो। उसे अपने ऊपर ब्लेम भी नहीं चाहिए होता है और कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही वो सारा दोष डालना चाहता है कि तुम मेरे साथ नहीं मैनेज कर पा रहे, इसलिए मैंने आपसे ब्रेकअप कर लिया। तो ये ब्रेकअप नहीं करना और वो एक अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना ब्रेकअप का, इसलिए भी कई बार लोग आपको इग्नोर करने लगते हैं रिलेशनशिप में, और ऐसे मतलब आपको टाइम नहीं देंगे, बिल्कुल भी आपको प्रेफरेंस नहीं देंगे, प्रायोरिटी नहीं देंगे, ताकि आप उनसे ब्रेकअप कर लो अपनी तरफ से और आप बुरे पर्सन बन जाओ। तो ये वाली चीज भी होती है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला है अपने चैनल पे जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि मम्माज बॉय जो होते हैं लड़के, उनके साथ में लड़कियों को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और वो क्यों ऐसे लड़कों के साथ रिलेशनशिप या उनकी वाइफ बनना प्रेफर नहीं करती हैं। तो इसमें कई सारे मुझे कमेंट ऐसे मिले कि भाई लड़कियां भी तो डैडीज गर्ल होती हैं और लड़कियां भी अपने पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस होके चल रही हैं आजकल शादी में। आई टोटली अग्री विद दिस कि हाँ ऐसा भी हो रहा है। मैंने खुद अपने आसपास दूसरे कपल्स में ये चीज देखी है कि जो लड़की के घर वाले हैं उनकी वजह से शादी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं कि वो बहुत ज्यादा ही इन्वॉल्व हैं। तो हाँ ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे एक कमेंट मेंशन करना चाहती हूँ। इन्होंने कहा है तो फिर लड़कियां खुद क्यों पापा की परी बन जाती हैं, वो भी तो पापा पापा करती रहती हैं, बैलेंस दोनों जगह रखो ना कि एक साइड। बिल्कुल, कौन मना कर रहा है। मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि जब मैं एक जेंडर के लिए वीडियो बनाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लड़कों का सच कहीं ना कहीं दिखाया जो मम्माज बॉय होते हैं उनका, तो आप ये चीज एक्सेप्ट करने के बजाय कि हाँ ये भी होता है, हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है, या अगर मैं खुद मम्माज बॉय हूँ तो मैं ये आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे डील करूंगा, उस पे बात करने की बजाय आप दूसरे जेंडर में खामियां निकालना शुरू कर देते हैं। हाँ भाई कोई मना नहीं कर रहा, वो भी होता है, लेकिन एक वीडियो में मैं दुनिया भर का जो सिनेरियोज है वो सब लेके तो नहीं बैठ सकती ना। एक वीडियो में एक सिनेरियो पे बात की जाती है। मैं डेफिनेटली इस पे भी बात करूंगी कि जो लड़की के घर वाले हैं
वो शादी के बाद अपनी बेटी की लाइफ में दखल अंदाजी करते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है कि थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट एक पति पत्नी के बीच में, दूसरे लोगों का अगर ज्यादा सेइंग है एक शादी में, तो वो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। वो मैंने ऐसे बात करी है कि कोई भी वो थर्ड पर्सन हो सकता है, लड़की की साइड का या लड़के की साइड का। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली बोलते हो कि बेटियां जो हैं वो पापा की परी हैं, पापा पापा करती रहती हैं, हम उस पर भी बात कर सकते हैं। लेकिन अगेन मेरी प्रॉब्लम ये है कि जब हम एक मुद्दे पे बात कर रहे होते हैं तो जरूरी नहीं है दूसरे जेंडर को हम बीच में ले आए कि वो भी तो ऐसा करती हैं। मतलब एक गलत को आप दूसरे गलत का एग्जाम्पल देके जस्टिफाई नहीं कर सकते। सेम वे में मैंने एक लड़कियों पे वीडियो बनाई थी, एक मतलब वाइफ्स के लिए वीडियो बनाई थी कि पति के दिल की रानी कैसे बने, उनका दिल कैसे जीते। कितनी सारी औरतों ने कमेंट किए कि हम ही क्यों करें, लड़का ये क्यों नहीं करता, पति ऐसे क्यों नहीं करते। अगेन पतियों के लिए अलग मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आप एक अच्छे हस्बैंड कैसे बने। अब हस्बैंड भी वहां पे बोल सकते हैं कि हम ही क्यों अच्छे हस्बैंड बने, वाइफ क्यों नहीं अच्छी वाइफ बनती। तो भाई हमें अपने हिस्से की चीजें देखनी पड़ती हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने एक्शन की जिम्मेदारी लेंगे तो ओवरऑल सारी चीजें वैसे ही ठीक हो जाएंगी ना। जस्ट बिकॉज कि हम अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, हम दूसरे में कमियां निकालना शुरू कर देते हैं कि वो भी तो ऐसा है। अगर आप एक लड़के हो तो आप अपने पे फोकस करो ना कि आप अच्छे हस्बैंड कैसे बन पाओगे या अच्छे बेटे कैसे बन पाओगे। और एक आप लड़की हो तो आप अपने पे फोकस करो कि आप एक अच्छी बहू कैसे बनोगी, एक अच्छी वाइफ कैसे बनोगी। तो सब अपने अपने हिस्से का देखें। ये नहीं कि हम खुद तो कुछ कर नहीं रहे, हम खुद तो हर चीज में मम्मी चाबी भरती है वैसे ही चलते हैं, और लड़की से एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई लड़की अपने घर वालों से सारे संबंध खत्म कर दे, वो शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ बहू बन के रहे। और उल्टा भी होता है कि लड़की ये डिमांड करे कि वो लड़का जो है वो अपने घर वालों को छोड़ दे और पूरा पूरा बिल्कुल मेरे कंट्रोल में चले, या फिर बिल्कुल घर जमाई जैसा बन के रहे, मेरे पेरेंट्स को तो बहुत इज्जत दे, मैं इसके पेरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं समझूंगी कुछ। तो दोनों ही चीजें गलत हैं। और जब हम एक सिनेरियो पे बात करते हैं तो उस सिनेरियो का ही हमें देखना चाहिए, ये नहीं कि हम दूसरे की चीज उठा के ले आए कि ये भी तो ऐसा करता है। अगेन मैं बोलूंगी कि एक अगर कुछ गलत चीज है तो दूसरा गलत उसे सही नहीं कर देगा, दोनों ही चीजें इक्वली गलत हैं। यही थे सारे कमेंट्स जो मैंने आज की वीडियो के लिए पिक करे थे। आई होप आपको मेरे रिप्लाईज अच्छे लगे हों। कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में तो लाइक जरूर करना। कोई सवाल है आपका, कुछ आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट आप मुझे लिख सकते हैं। और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।